नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर हैं। यूपी की 8 सीटों पर प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान है जो वो 26 अप्रैल को होना है। यानी कल यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण सीटें जो पश्चिमी यूपी की हैं वो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट और बागपत लोकसभा सीट पर कल मतदान होगा। दावेदार अपना काम कर चुके हैं और अब मतदाताओं की बारी है कि वो किसकी किस्मत का फैसला करेंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कौन कौन प्रत्याशी हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं, हम इस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सिटी इंचार्ज अरीश रिजवी जी। हम उनसे जानेंगे कि मेरठ सीट पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव मैदान में, और किस तरह की फाइट देखने को मिलेगी कल। जी डिम्पल जी, तो मैं बता दूं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है भाजपा, सपा और बसपा के बीच। भाजपा से अरुण गोविल है, अभिनेता है, सब लोग जानते हैं। रामानंद सागर की रामायण में उन्होंने किरदार निभाया था जो अमर हो गया था। आज भी लोग उनको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं मेरठ में। और सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इनके प्रत्याशी जो है योगेश वर्मा है। योगेश वर्मा की वाइफ है सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा पूर्व महापौर है और जिला पंचायत सदस्य भी वो रह चुकी है। योगेश वर्मा हसनापुर से पूर्व विधायक हैं, रह चुके हैं, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बसपा से देवव्रत त्यागी हैं जो दवा कारोबारी हैं और बसपा ने उन्हें टिकट लड़ाया है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला अभी तक नजर आ रहा है अरुण गोविल, सुनीता वर्मा और देवव्रत त्यागी के बीच। देवव्रत त्यागी के समर्थन में हाजी याकूब आ गए हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। और सपा के रैली में अभी अखिलेश यादव ने रैली की थी पिछले दिनों। मायावती बसपा के लिए अभी 23 तारीख को रैली करके गई हैं। योगी जी भाजपा के लिए 5 बार जो है रोड शो भी कर चुके हैं, रैलियां भी कर चुके हैं। तो बहुत ही नेट टू नेट फाइट होती अभी तक नजर आ रही है इसमें मेरठ सीट पर। और ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। 2 बार के जो सांसद रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनका टिकट काट के भाजपा ने अरुण गोविल को उतारा है यहाँ पे। तो बहुत ही नेट टू नेट फाइट है। इलेक्शन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं जैसे डिम्पल जी ने बताया अभी, और पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं विक्टोरिया पार्क से। तो बहुत ही बड़ा चुनाव और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जिस पे चुनाव होने जा रहा है। सर, अभी पीछे ये भी देखने में आ रहा है कि जैसे अरुण गोविल हैं, उनको बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है और सुनीता वर्मा पहले से मेयर भी रही हैं, तो वो भी फाइट में है। तो क्या एक बहुत दिलचस्प फाइट होने वाली है? मतदाता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अरुण गोविल को बाहरी प्रत्याशी माना जा रहा है, या कहीं ना कहीं लोग उनको वोट देने से बचेंगे, या फिर सुनीता वर्मा किस तरीके से उस फाइट में खुद को देख पा रहे हैं? जी डिम्पल जी, नहीं, फाइट जो है बहुत दिलचस्प होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरुण गोविल बाहरी है, शुरू में उनका विरोध भी हुआ, लेकिन कोई मुखर होकर विरोध नहीं हुआ भाजपा में। और भाजपा का ऐसा माना जाता है कि कोई विरोध किसी भी तरह करे। बाकी पार्टियों में ऐसा है, जैसे सपा की मैं आपको बता दूं कि 3 बार टिकट कटे। पहले यहाँ भानु प्रताप सिंह को टिकट किया, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं। उसके बाद अतुल प्रधान का टिकट किया, वो सरदाना से विधायक हैं, तो उनकी वो अपनी वाइफ के लिए टिकट ले रहे थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो अतुल प्रधान खुद लड़ेंगे, तो फिर अतुल प्रधान का टिकट हो गया, फिर उनका भी काट दिया गया। और एंड टाइम पे योगेश वर्मा का हुआ। इतने एंड टाइम पे हुआ कि योगेश वर्मा को लास्ट ही सुबह टिकट हुआ और उनको उसी दिन नामांकन करना था। तो उनको अखिलेश यादव जी ने जो है वहां से हेलीकॉप्टर से भेजा टिकट करने के लिए या नामांकन करने के लिए। तो बिल्कुल लास्ट में हुआ। लेकिन उनका समीकरण है, वो पूर्व महापौर रह चुकी हैं सुनीता वर्मा, दलित उसको रिप्रेजेंट करती हैं। सपा का मुस्लिम कोर वोटर माना जाता है और मुस्लिम और दलित यहाँ काफी संख्या में है, करीब 8.5-9 लाख दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसलिए उनकी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, फाइट हो जाती है। और भाजपा के लिए इसलिए, अरुण गोविल जी के लिए है चूंकि यहाँ 2 बार से सांसद रह चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल, तो भाजपा की ये महत्वपूर्ण सीट है। और सपा के लिए इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सपा की साइकिल कभी यहाँ चली नहीं है। आजादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, सपा कभी अपनी साइकिल नहीं चला सकी है, तो उनके लिए चुनौती भी है। तो फाइट इसलिए है कि भाजपा के 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनकी ये सीट है। तो 10 साल रह चुकी है भाजपा यहाँ पे, तो उनके लिए इसलिए खास है। और सपा के लिए इसलिए है चूंकि इनका कोर वोटर जो है वो जो जैसे मुस्लिम और दलित माना जाता है, वो काफी संख्या में है। तो इसलिए ये जो है दिलचस्प फाइट है और बहुत ही दिलचस्प फाइट होने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आगे बढ़ रही हूँ।
अपने वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सैनी जी से जानना चाहूंगी कि बसपा किस तरीके से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर फाइट में नजर आ रही है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम मतदाता हो, दलित मतदाता हो या फिर अन्य बिरादरियां हों, क्योंकि जातीय समीकरण जिस हिसाब से इस बार मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी डिम्पल जी, जो आपने सवाल किया मेरठ का, मैं शुरुआत करता हूँ कि जो कल मतदान होने जा रहा है वो मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ मथुरा और अमरोहा की लोकसभा सीट पर होगा। सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य धारा में चुनाव लड़ रही है। सभी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और कल 24 अप्रैल को सभी दलों ने जो है बहुत अच्छे से अपना जो है देर शाम तक चुनाव प्रचार किया और 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया था। लेकिन अभी भी ये देखने को मिल रहा है, आज भी हम लोगों ने मतलब फील्ड में देखा है। मैं मेरठ की ही बात करूँ तो मेरठ में भी कई जगह हम लोगों ने जाकर के देखा कि क्या अभी भी प्रचार चल रहा है। भले ही शोर शराबा बंद हो गया हो लेकिन प्रचार लगातार चल रहा है। वो अब टोलियों के रूप में 2-2, 4-4 लोगों के रूप में कार्यकर्ता घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बहुत सारी तो प्लानिंग ऐसे भी सभी राजनीतिक दलों ने की है, जो जिसकी जाति का नेता है उस जाति के नेता को उस अपनी जाति में उसको भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से अभी भी डोर टू डोर तैयारी पूरी तरीके से चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से जो लोग चुनावी लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं बता दूं कि मेरठ से जो है भाजपा के अरुण गोविल चुनाव मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी से तीव्र त्यागी है और मेरठ मतलब समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा है। इनके अलावा भी यहाँ पर 4-5 प्रत्याशी और भी हैं, चाहे भले ही छोटे दल से हों, हाँ छोटे दलों से हों। मतलब एक पार्टी का नाम है सबसे अच्छी पार्टी। अच्छी पार्टी से जो है एक अफजाल अहमद साहब हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है आबिद हुसैन साहब हैं, राष्ट्रीय शोषित पार्टी से भूपेंद्र कुमार हैं और मजलूम समाज पार्टी से लियाकत अली हैं, जय हिंद नेशनल पार्टी से हिमांशु सिंह भी चुनाव मैदान में हैं। सभी लोग अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। और बता दूं कि इस लोकसभा सीट पर, मेरठ की अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 20,530 मतदाता इन सब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल करने जा रहे हैं। तो और एक मेरा सवाल ये भी है कि जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे प्रत्याशी और भी मैदान में हैं, कई प्रत्याशी हैं, हम इसको त्रिकोणीय फाइट के रूप में देख रहे हैं कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्रत्याशी हैं वो इस बड़े वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध लगाते हुए दिखाई देंगे। आपका क्या सोचना है? हाँ, नहीं, बात आपकी ठीक है कि सभी अपना अपना थोड़ा थोड़ा वजूद रखते हैं। अगर इन सब प्रत्याशियों जो 4-5-6 प्रत्याशी जो छोटे दलों से हम लोग मान के चल रहे हैं, वो भी अगर छोटा छोटा बिखराव भी करते हैं तो डिम्पल जी बहुत सारा बिखराव हो जाता है। एक और दिलचस्प बात आज जानकारी को मिली है कि हम लोगों ने जानकारी चाहिए कि भाई कैसे वोट परसेंटेज बढ़ेगा, कर हम लोगों ने चर्चा भी की थी मुझे लगा के जो पिछले चुनाव में काफी कम रहा। बिल्कुल। तो उस पर हम लोगों ने आज एक और बात की कि जो कल तक बात ये थी कि कुछ लोग पहाड़ों की तरफ घूमने चले जा रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात और जानकारी मिली। आज मेरी कई मुस्लिम साथी, कई मुस्लिम भाइयों से बात हुई तो मेरठ लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो लगभग 28 से 30 हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो मुस्लिम सदस्य वो सब लोग जो है जमात में गए हुए हैं। ऐसे ही दूसरे जनपदों के लोग मेरठ में भी हैं, लेकिन मेरठ के लोग अगर मान लिया लोकसभा सीट के यहाँ पे है और वो बाहर गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब कितना बड़ा फेरबदल जिसका हम लोग उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे थे। तो 20-25-30 हजार वोट अगर मान लिया वो बाहर है और मतदान तो मतलब फिर आप देखने कैसी स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित होने की संभावना बिल्कुल। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में आंकड़ा लगाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं समझता हूँ बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो वैसे त्रिकोणीय तो इसलिए माना जा रहा है कि मुख्य धारा में जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, वो सभी लोगों ने बड़ी दमदारी से प्रचार किया अपना। सभी के राष्ट्रीय नेता भी आए और मतलब पूरी मुस्तैदी के साथ सारे लोगों ने अपने जो वादे भी किए हैं। मैं समझता हूँ कि सारे वादे जहाँ भी हैं वो अब आने वाली जो है कल भी कुछ काफ़ी 4 जून को तो नतीजे आएंगे सर सामने, लेकिन कल को भी एक हद तक आकलन कहीं ना कहीं कल भी जी हाँ जी। और इस लोकसभा सीट पर 756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 756 हैं, जिनमें जो है लगभग 2042 पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं, जो आज हमारे मेरठ जो विक्टोरिया पार्क की जगह है
बड़ी जगह है तो वहाँ पर पूरी तैयारियां थी, वहाँ से रवाना की जा रही है। सभी पोलिंग पार्टियां आज लगभग जो है दोपहर तक ही रवाना हो जाएंगी। ये डिम्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा सर ने बताया कि जमात के लिए भी बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं और एक लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, छुट्टियां भी लोग प्लान कर सकते हैं या कर ली होंगी बहुत सारे लोगों ने, स्कूलों की छुट्टियां हैं, किस तरह का माहौल है। और दूसरा ये भी है कि जो बसें हैं, जो यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, बसें चुनाव में गई हुई हैं, जो यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में कर्मचारी आज बहुत ज़्यादा काम पे आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो सभी चुनावी ड्यूटी में व्यस्त हैं। हम इसी को लेकर नेहा त्यागी से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। धन्यवाद डिम्पल जी। छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो स्वाभाविक है कि लोग बाहर घूमने भी जा सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर से बाहर रह रहे हैं और उनकी वोट मेरठ में है तो वह वोट डालने के लिए मेरठ भी आए हुए हैं। वहीं 2 दिन की छुट्टियां होने की वजह से हो सकता है कि बैंक में और एटीएम खाली हो जाए तो लोगों को पैसे निकालने या जमा करने के लिए भी काफ़ी पहले ही निपटा लें अपने ज़रूरी काम, क्योंकि 2 दिन शनिवार और इतवार को हो सकता है कि ज़्यादातर एटीएम शहर के खाली हो जाए। थैंक यू नेहा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है चुनाव में वो आती है सुरक्षा की। निगरानी लगातार की जा रही है। मेरठ पुलिस की बात करें तो कम से कम 250 से 300 लोगों को रेड कार्ड जारी किए गए हैं जो चुनाव को किसी भी रूप में प्रभावित कर सकते हैं। हम हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं गौरव त्यागी जी, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और कितना फोर्स मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के चुनाव में लगाया गया है। जी डिम्पल जी, धन्यवाद। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 2042 पोलिंग बूथ हैं मेरठ लोकसभा सीट पर और इनमें से 615 बूथ ये अति संवेदनशील हैं, इन पर विशेष नजर रहेगी प्रशासन की, पुलिस की। और 26 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की लगाई गई है, 10 कंपनी पीएससी लगाई गई है। थाना स्तर पर 2 क्यूआरटी टीम होंगी जिसमें एक में पुलिस के जवान रहेंगे, एक में सैनिक बल होगा। कहीं भी कोई गड़बड़ी की सूचना आती है तो क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंचेगी और वहाँ कार्रवाई की जाएगी। एडीजी डीके ठाकुर का इससे सीधे सीधे निर्देश है, कोई भी चुनाव को प्रभावित करेगा, किसी को डराएगा धमकाएगा या गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले ही काफ़ी संख्या में रेड कार्ड जारी किए गए हैं लोगों के खिलाफ जो जिनकी आशंका है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले से ही निगरानी पे रखा गया है और कुछ गड़बड़ी करते हैं तो विभाग करीब तरीका है। बिल्कुल, मेरठ से आज मैं आपको बता दूं कि 2042 पोलिंग पार्टियां हैं जो आज रवाना होंगी पोलिंग बूथ के लिए। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और अमरोहा में कल वोटिंग होनी है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 756 मतदान केंद्र हैं और यहाँ टोटल जो वोटर हैं वो 20,530 मतदाता हैं जो कल वोट करने वाले हैं। बागपत की मैं बात करूँ तो बागपत में 515 केंद्रों पर 1,737 बूथ बनाए गए हैं जहां 16,56,208 मतदाता अपने मत का कल प्रयोग करने वाले हैं। और यहाँ 200 से ज़्यादा जो बूथ हैं, जो मतदान केंद्र हैं वो सेंसिटिव माने गए हैं। इन दोनों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को कल मिलेगा। और बागपत में हमने अभी तक शायद बात नहीं की है, बागपत में राजकुमार सांगवान प्रत्याशी है भाजपा और एनडीए गठबंधन से। जो रालोद के प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन से अमरपाल शर्मा है और बसपा ने प्रवीण बंसल को चुनाव मैदान में उतारा है। इन दोनों ही सीटों पर किस तरह के समीकरण पिछले चुनावों में रहे हैं, खास तौर पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर, हम इसके लिए ये जानने के लिए बात करने वाले हैं वरिष्ठ संवाददाता सैयद यासिर रजा सर से। सर, पिछले चुनावों में अगर हम देखें तो किस तरीके का मतदान प्रतिशत वो रहा है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए डिम्पल जी, हम मेरठ में बैठे हुए हैं तो मेरठ की सबसे ज़्यादा बात करेंगे। जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हरीश जी ने विस्तार से बता दिया है, राजकुमार जी ने बता दिया है और आपने भी बता दिया है। मैं प्रतिशत की बात करूँगा। 2019 में जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 64% से थोड़ी सी ज़्यादा वोटिंग हुई थी यहाँ से।
वहीं 2022 की अगर हम विधानसभा बात करें तो मेरठ शहर में 64.25, मेरठ दक्षिण में 61.52%, मेरठ कैंट में 58.52%, किठौर में 66.36% और सिवाल खास में 65.69% मतदान हुआ था। वहीं 2019 की बात करें और इसी विधानसभा सीटवार बात करें तो 2019 में मेरठ शहर में कमोबेश इतना ही चुनाव हुआ था जो 2022 में हुआ था 64.11%। मेरठ दक्षिण में भी कमोबेश 1% का ऊपर नीचे था मामला और 64% मतदान हुआ था। मेरठ कैंट में 59.47% मतदान हुआ था। किठौर में 69, सबसे ज़्यादा मतदान किठौर में हुआ था, 69.90% था और सिवाल खास में 68.45% मतदान हुआ था। अब रही बात इस फेज में जिन जिलों में मतदान होना है, जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें प्रत्याशी करीब 91 हैं। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में 15 प्रत्याशी हैं। बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी हैं। बागपत में आपने बता ही दिया है। अमरोहा में कांग्रेस के दानिश अली हैं जो मौजूदा सांसद हैं, भाजपा के कंवर सिंह तंवर हैं जो पूर्व सांसद हैं और बसपा से मुजाहिद हुसैन हैं। वहीं गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद में भाजपा से अतुल गर्ग हैं, कांग्रेस से डॉली शर्मा हैं और बसपा से राजकुमार कुंडी हैं। गौतम बुद्ध नगर में भाजपा से महेश शर्मा हैं, समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर हैं, बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं। बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह भाजपा से हैं, बसपा से गिरीश चंद हैं। गिरीश चंद मौजूदा समय में सांसद भी हैं, वो नगीना से सांसद थे बसपा से, लेकिन उन्होंने अपनी सीट चेंज की, अब बुलंदशहर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने दूसरे सांसद भोला सिंह हैं, वो भी मौजूदा सांसद हैं, वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ शिव कुमार को उतारा है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में सतीश कुमार गौतम हैं जो भाजपा से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव में हैं और समाजवादी पार्टी ने विजेंद्र सिंह को उतारा है। बसपा ने हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय को उतारा है। मथुरा में जो हॉट सीटों में से एक सीट है जहाँ से फिल्म स्टार हेमा मालिनी लड़ रही हैं, भाजपा से हैं, वो 2014 में भी जीती थी, 2019 में भी जीती थी और 2024 में भी मैदान में है। यहाँ ये सीट गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास है। कांग्रेस मुकेश ढांगर पे अपना दांव लगाया है कांग्रेस ने और भाजपा ने हेमा मालिनी के साथ साथ बसपा ने यहाँ से सुरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये तो रही बात आपके इन सीटों प्रत्याशियों की। यहाँ तक मत प्रतिशत की बात है तो अमरोहा में पिछली बार जैसा कल भी मैंने बताया था आपको 71% मतदान हुआ था। मेरठ में 64% हुआ था, बागपत में भी 64% हुआ था, गाज़ियाबाद में 55% रहा, गौतम बुद्ध नगर में 60%, बुलंदशहर में 62%, अलीगढ़ में और मथुरा में 61% मतदान हुआ था। बहुत बड़ी चुनौती है इस बार भी उस चीज़ को रिटेन करना, उस चीज़ को दोहराना जो पिछला मतदान प्रतिशत था, कम से कम वहाँ तक रहे हैं। सिर्फ गाज़ियाबाद को अगर छोड़ दें तो हर जगह 60% से ऊपर पोलिंग हुई थी। सर अभी जैसे मैं देख रही थी कि जो किठौर विधानसभा है अपने यहाँ, उसमें पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, तो किठौर विधानसभा पे किस तरह के जातीय समीकरण बनते हैं, उस पर क्या जानकारी देना? देखिए, यहाँ से मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर, इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। यहाँ पे समीकरण कुछ ऐसा है, मुस्लिमों का भी वोट ज़्यादा है और दलितों का वोट भी ज़्यादा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में वोट है। इन लोगों के लिए माना जाता है कि ये दोनों बिरादरी जो है वो वोट करने के लिए ज़्यादा निकलती रही है, इसलिए इनका मत प्रतिशत अधिक दिख रहा है। जी शुक्रिया। धन्यवाद सर बहुत बहुत। जाहिर है मत प्रतिशत को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसका असर कल देखने को मिलेगा भी। किस सीट पर किस तरह के जातीय समीकरण बनेंगे ये तो कल मतदाता इसका फैसला करेंगे और नतीजे क्या होंगे ये भी 4 जून को पता चल ही जाएगा। आज पोलिंग पार्टियां लगातार रवाना हो रही है और मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। कल आप मतदान करने जरूर जाइएगा। कल हम एक दूसरी चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।